एंड वेलकम टू नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। पिछले चैप्टर में भी हमने फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर डिस्कस की थी, जिसमें मैक्सिमम हमने डिस्कस किया था सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स, टोटल सॉलिड्स, ऑल टाइप ऑफ सॉलिड जो है उसमें डिस्कस किया था। इसमें हम डिस्कस करेंगे उसके बाद वाली फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स। पहली फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स जो है इसमें है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज सबसे पहले हम क्यों मेजर करते हैं? टीएसएस भी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड जो कि हम मेजर करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम पार्टिकल साइज भी मेजर करते हैं। पार्टिकल साइज एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूशन बताता है पार्टिकल साइज के। जब हम किसी भी सैंपल में पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन पता लगाते हैं कि फाइन से कोर्स पार्टिकल किस किस साइज के पार्टिकल कितनी कितनी क्वांटिटी में, तो वो बेटर आइडिया देता है रादर देन टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी हमने जो टीएसएस की और या टोटल सॉलिड्स की हमने निकाली है, उसकी बजाय अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है पार्टिकल साइज की, तो वो अच्छा आइडिया देती है। तो पार्टिकल साइज में सेम चीज होती है। उसके बाद मेथड्स है, कौन कौन से हम यूज करते हैं पार्टिकल साइज। वैसे तो काफी सारे मेथड्स है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो यूज होते हैं उसमें 3 मेथड्स है। सबसे पहले सीरियल फिल्ट्रेशन है, फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल साइज एनालाइजर है, फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। ये तीनों जो मेथड्स हैं इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले सीरियल फिल्ट्रेशन है। सीरियल फिल्ट्रेशन में हम जो है एक सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर यूज करते हैं और वाटर सैंपल जो है वाटर सैंपल हम पास करवाते हैं। वाटर सैंपल जैसे ये है, राइट में फिगर है, ये देख सकते हैं। वाटर सैंपल जैसे पास होता है तो वो जो है रिटेन होते हैं सॉलिड्स। डिफरेंट साइज फिल्टर हम यूज करते हैं। ये जितने फिल्टर हमने यूज किए ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं। जैसे ये 12 माइक्रोन, 8 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन। तो जितना जितना मटेरियल या सॉलिड्स रिटेन होते हैं उसको हम ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, और उसका मास जो है निकाल के उसको हम एक वेरिएशन में और या एक ग्राफ बना लेते हैं। उससे हमें पता लग जाता है कि साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है, किस साइज का कितना मटेरियल कितना सोलिड्स वाटर सैंपल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है लिमिटेशन। क्या क्या लिमिटेशन? इसकी एक लिमिटेशन ये है कि वैसे तो ये अच्छा साइज डिस्ट्रीब्यूशन बता देता है इस मेथड में, लेकिन ये नेचर नहीं बता पाता कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल है किस नेचर का है। वो सिस्ट है या वो जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, क्या है, एल्गी है। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल साइज एनालाइजर। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल साइज एनालाइजर हम दो पार्ट्स में बोल सकते हैं। एक कैलिब्रेटेड ओरिफिस है, एक लेजर बीम है। ये तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो पार्टिकल पास करते हैं ओरिफिस से, इसमें कंडक्टिविटी हम मेजर करते हैं। जैसे ओरिफिस से पार्टिकल पास होता है, सबसे पहले तो हम वेस्ट वाटर को डाइल्यूट कर लेते हैं। डाइल्यूट करना जरूरी है। जैसे डाइल्यूट करेंगे और इसको पास करेंगे और कंडक्टिविटी जो है फ्लूइड की चेंज होगी। जैसे जो कंडक्टिविटी चेंज होती है उसको हम कोरिलेट कर लेते हैं साइज ऑफ एन इक्विवेलेंट स्फीयर। जो स्फीयर होता है या इक्विवेलेंट स्फीयर उसको कोरिलेट कर लेते हैं, मतलब जैसे कंडक्टिविटी चेंज होती है उसको कोरिलेट कर लेते हैं और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक है, अपने आप ही जो है कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद सेकेंड है पार्टिकल जब पास करते हैं लेजर बीम से, तो ये क्या करता है, पार्टिकल पास होता है तो ये रिड्यूस कर देता है किस चीज की, इंटेंसिटी ऑफ लेजर ड्यू टू लाइट स्कैटरिंग। जो है लेजर की इंटेंसिटी, लेजर लाइट की इंटेंसिटी जो है रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जैसे ही पार्टिकल आते हैं तो लाइट स्कैटरिंग होनी शुरू हो जाती है। तो जो ये रिड्यूस इंटेंसिटी है इसको हम कोरिलेट कर लेते हैं डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल्स के डायमीटर से हमने ये कोरिलेट करने के बाद वहां से हमें पार्टिकल के साइज का आइडिया लग जाता है। ये दो जो है फिगर्स आप देख सकते हो। लेफ्ट में है कैलिब्रेटेड ओरिफिस और राइट में है लेजर बीम। फिर है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हम जो है माइक्रोस्कोप यूज करते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में। इसमें क्या रहता है, अच्छे तरीके से पार्टिकल साइज भी पता लग जाता है और साथ के साथ हमें पता लग जाता है कि किस नेचर का पार्टिकल है।
ऑल्दो जो है माइक्रोस्कोपिक काउंटिंग जो है इम्प्रैक्टिकल है रूटीन बेस पे, बट ये अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद ये ग्राफ है, इस ग्राफ में जो है डिफरेंट जो है पार्टिकुलेट और डिजोल्व मैटर जो है ट्रीटेड वेस्ट वाटर में जो पाए जाते हैं उनका साइज क्या है ये ग्राफ में दिया है। और उसके बाद जो है मेथड क्या क्या यूज करते हैं हम जो है इनका साइज निकालने के लिए, ये यहाँ पे दिया है। और उसके बाद जो है ऑपरेटिंग ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, किस किस रेंज साइज ये पार्टिकल साइज नीचे है, किस किस रेंज में कौन कौन सी जो ट्रीटमेंट ऑपरेशन अच्छा रहता है या अच्छा जो है मैक्सिमाइज और ऑप्टिमाइज रिजल्ट देता है, वो सारे इसमें दिए गए। जैसे काफी सारे मटेरियल है, डिजोल है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, डीएनए है, आरएनए है, सो ये डिफरेंट साइज है। कोई कोलाइडल मटेरियल है, कोई डिजोल मटेरियल है, कोई सस्पेंडेड मटेरियल है। ये जो है इनके मेजरमेंट के मेथड्स है, सेट लेवल सॉलिड्स है, जो है कोल्टर काउंटर है, या फिर लेजर लाइट स्कैटरिंग है, लाइट माइक्रोस्कोपी है। फिर है उसके बाद वाई पार्टिकल साइज मेजरमेंट रिक्वायर्ड, क्यों रिक्वायर्ड है? टीएसएस एक लंप्ड पैरामीटर है, क्योंकि पहले डिस्कस कर चुके हैं हम टीएसएस के बारे में कि वो टोटल क्वांटिटी तो बता देता है लेकिन साइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता, किस साइज के कितने पार्टिकल। सो टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट नेचर ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का नेचर ज्यादा जानने के लिए हमें जो है पार्टिकल साइज मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद क्या है, जो इंफॉर्मेशन ऑन पार्टिकल साइज इज इम्पोर्टेंट, जो है इम्पोर्टेंट है ये काफी इन असेसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस। डिफरेंट जो ट्रीटमेंट प्रोसेसेस है और अगर हमें पार्टिकल साइज का पता है तो ये काफी इंफॉर्मेशन जो है काफी यूजफुल होती है हमारे लिए, क्योंकि जो है जितने भी ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो डिपेंड करते हैं पार्टिकल साइज पे। और उसके बाद है इफेक्टिवनेस ऑफ डिसइंफेक्शन, खासकर कैलोरी क्लोरीन यूज करना, ओजोन यूज करना, अल्ट्रावायलेट यूज करना, वो डिपेंड करती है पार्टिकल साइज पे। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट स्पेशली विद ग्रेटर एफ्लुएंट यूज। आजकल जो है एफ्लुएंट जो है हम ट्रीट करने के बाद रीयूज का प्रचलन बढ़ा और धीरे धीरे और आने वाले ये मान लो आप 15-20 साल में काफी रीयूज जो है बढ़ने वाला और बढ़ता ही जाएगा। तो पार्टिकल साइज बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हम क्या करते हैं मैक्सिमम इंडिया में क्या फॉलो होता है कि जो है ट्रीट करते हैं कहीं नहीं करते, करते भी हैं तो फिर उसके बाद ट्रीट करने के बाद रीयूज का तो प्रचलन ही बहुत कम है, डायरेक्ट डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो उसमें कोई मैटर करता नहीं क्या पार्टिकल साइज निकालना क्या नहीं निकालना, पैरामीटर फॉलो करने हैं कि नहीं करने, तो ऐसा कोई मैटर करता है नहीं, डायरेक्ट डाल देते हैं, कोई चेक भी नहीं करता इतना खास। लेकिन अगर रीयूज करना में तो ये पैरामीटर बहुत ही यूजफुल रहेगा हमारे लिए। उसके बाद है पार्टिकल साइज से पता लगता है हमें साइज बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स का। और ये बहुत हेल्पफुल है किस चीज के लिए, बायोलॉजिकल जो कन्वर्जन रेट है वो डिपेंड करता है पार्टिकल साइज पे। नेक्स्ट है नैनो पार्टिकल एंड नैनो कंपोजिट। नैनो पार्टिकल स्मॉल ऑब्जेक्ट और पार्टिकल होते हैं जिनका साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। नैनोमीटर पता ही होगा आपको, इसको 10⁻⁻⁹ जो है की रेंज को हम नैनोमीटर बोलते हैं। 10⁻⁻⁶ को हम जो है माइक्रोमीटर बोलते हैं और 10⁻⁻³ को हम मिलीमीटर बोलते हैं। नैनो पार्टिकल का एक ये है कि ये इंटायर यूनिट बिहेव करता है, ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्टिकल बिहेव करते हैं, ये इंटायर यूनिट जो है बिहेव करता है। तो इसके जो स्ट्रक्चर है नैनो पार्टिकल के वो अलग हो सकते हैं, जैसे नैनो स्पीयर्स हो सकता है, नैनो ट्यूब्स हो सकता है, या फिर नैनो सीड्स हो सकता है। और जो नैनो पार्टिकल बनते हैं उसमें जो है नेचुरल भी बन सकते हैं और वो एंथ्रोपोजेनिक भी बन सकते हैं, मीन्स कि ह्यूमन इंटरवेंशन या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट
या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो भी होती है उनसे भी बन सकते हैं, और नेचुरल भी बन सकते हैं। नेचुरल कैसे बनते हैं? नेचुरल बनते हैं जब वोलेटाइल कंपाउंड जो होते हैं बायोजेनिक ओरिजिन के, उनका ऑक्सीडेशन होता है, वहां पे जो है नैनो पार्टिकल्स बनते हैं। इंडस्ट्री में बनते हैं जहाँ लिक्विड एंड गैस फेज थ्रू ए सीरीज ऑफ कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शन, जहाँ भी कंट्रोल केमिकल रिएक्शंस होती है वहाँ चांसेस ज्यादा होते हैं बनने की। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है कि अगर आप नैनो पार्टिकल किस पार्टिकल को बोलोगे, उस पार्टिकल को बोलेंगे जिसमें कम से कम दो जो डायमेंशन होती है, 3 डायमेंशन में से 2 डायमेंशन जो है वो इस रेंज में 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में फॉल करनी चाहिए, तभी हम उसको जो है नैनो पार्टिकल बोलेंगे। नैनो पार्टिकल फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन बल्क मटेरियल एंड मोलिकुलर और एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये इनके बीच में ब्रिज का काम करता है, बल्क मटेरियल और जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बीच में। उसके बाद है नैनो कंपोजिट्स। नैनो कंपोजिट जो है बनते हैं वो दो या दो से ज्यादा डिसिमिलर मटेरियल्स। डिसिमिलर मटेरियल्स मतलब ये डिस्कस करेंगे हम आगे। डिसिमिलर मतलब अलग अलग जो है, सिमिलर उसके सिमिलैरिटी नहीं होती उन जो है मटेरियल्स में। इसमें नैनो कंपोजिट में जो क्या होता है, कम से कम एक एटलीस्ट वन मटेरियल जो है वो उसकी डायमेंशन जो है नैनो स्केल पे होनी चाहिए। जो कॉमन मटेरियल जो है यूज होते हैं इंडस्ट्री में खासकर, जिनसे नैनो मटेरियल नैनो पार्टिकल प्रोडक्शन होता है, उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कोबाल्ट, गोल्ड, आयरन। मतलब ये है कि जहां जहां भी ये मटेरियल जिस इंडस्ट्री में यूज होते हैं वहां चांसेस है कि ज्यादा नैनो मटेरियल, नैनो पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे। और नैनो मटेरियल के बारे में अभी तक रिसर्च में इतना कुछ खास मतलब जो है एडवांस रिसर्च नहीं हुई है इस पे। थोड़ी बहुत रिसर्च चलती रहती है, और इसके क्या इम्पैक्ट है, हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, इतनी खास स्टडी नहीं हुई। लेकिन एक रिसर्च स्टडी हुई है, उसमें क्या पाया गया कि accumulation of silver nanoparticles may have detrimental effect on nitrification and nutrient removal। जो सिल्वर नैनो पार्टिकल है वो जो है उसका डैमेजिंग इफेक्ट हुआ है नाइट्रिफिकेशन और न्यूट्रिएंट रिमूवल पे। नेक्स्ट है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी भी एक फिजिकल जो है पैरामीटर है। टर्बिडिटी मेजर करते हैं हम। टर्बिडिटी वैसे तो अगर आप बुक में पढ़ोगे तो काफी तरीके हैं टर्बिडिटी मेजर करने के। मीन्स यूज करते थे हम टर्बिडिटी रोड यूज करते थे पहले, और बैलेज टर्बिडिटी मीटर यूज करते थे। लेकिन जो आजकल हम यूज करते हैं वो नेफ्लोमीटर यूज करते हैं। और नेफ्लोमीटर किस प्रिंसिपल पर बेस होता है? वो होता है कि लाइट स्कैटरिंग पे, जैसे ये राइट साइड में जो फिगर है इसमें आप देखते हैं ये वाटर सैंपल है बीच में, और जैसे ही ये लाइट सोर्स से लाइट आती है तो ये जो भी लाइट स्कैटर होकर 90 डिग्री पर राइट एंगल पे जो भी लाइट जाती है उसको हम फोटो डिटेक्टर में मेजर करते हैं। तो ये लाइट कितनी मेजर हुई, इसको जो है स्कैटरिंग लाइट जो मेजरमेंट को ही हम टर्बिडिटी कहते हैं। और इसको टर्बिडिटी जो है नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट इसको बोलते हैं, जो कि एनटीयू। और इसमें क्या रहता है, जब मेजर द मेजर टर्बिडिटी इंक्रीज एज द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट इंक्रीज। जितनी भी स्कैटर लाइट इंक्रीज होगी उतनी टर्बिडिटी इंक्रीज होगी। एनटी इसकी यूनिट होती है, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। उसके बाद लिमिटेशन भी है टर्बिडिटी के। वैसे तो काफी जो है हम यूज करते हैं, काफी मेथड यूज करते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स है, उसके बाद हमारा फिर टर्बिडिटी आया, उससे पहले दूसरे मेथड पार्टिकल साइज मेथड आया। तो इसमें क्या है, टू फिल्टर्ड वेस्ट वाटर सैंपल विद नियरली आइडेंटिकल टर्बिडिटी वैल्यूज कुड हैव वेरी डिफरेंट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या लिखा कि सेम जो है ना, कोई दो सैंपल है जिनके पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, लेकिन उनकी जो है टर्बिडिटी सेम आ सकती है।
या कोई दो सैंपल्स है जिनकी टर्बिडिटी सेम है, उनके पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हमें क्लियरली नहीं आइडिया देता पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद सम पार्टिकल वर एसेंशियली एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द लाइट। कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत ही कम लाइट जो है स्कैटर करते हैं। उससे भी फिर टर्बिडिटी, तो एक्चुअल मेजरमेंट जो है उसमें गलत आएगी। उसके बाद देयर इज नो फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन टर्बिडिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। इनके बीच में कोई फंडामेंटल रिलेशनशिप नहीं है। वैसे तो जैसे सस्पेंडेड सॉलिड्स बढ़ते तो टर्बिडिटी भी बढ़ती, लेकिन कोई फंडामेंटल रिलेशनशिप नहीं है कि हम इसको जो है बता पाए कि 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। ठीक है, turbidity alone not good measure of whether wastewater can be disinfected effectively। turbidity जो है एक ऐसा जो है एक कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इतने कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं देता अगर हम उसको अकेले यूज करते हैं। खासकर हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं किसके लिए, डिसइंफेक्टेड इफेक्टिवली, किसी वेस्ट वाटर का डिसइंफेक्शन करना है, तो उसमें हम टर्बिडिटी को यूज नहीं कर सकते। ये कहने की बात है, ये रिलायबल पैरामीटर नहीं है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन टर्बिडिटी एंड टीएसएस। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर में कोई रिलेशनशिप नहीं है टर्बिडिटी और कंसंट्रेशन ऑफ टोटल सॉलिड्स के बीच में। अनट्रीटेड वाटर में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ट्रीटेड वाटर सेटल्ड वाटर आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट और फिल्टर्ड सेकेंडरी एफ्लुएंट फ्रॉम एक्टिविटीज प्रोसेस, इनके बीच में है रिलेशनशिप, एक रीजनेबल रिलेशनशिप है इनके बीच में। टीएसएस इज इक्वल टू टीएसएसएफ, ये है कन्वर्जन फैक्टर और ये टी टर्बिडिटी। इनके बीच में क्या है, सेटल सेकेंडरी एफ्लुएंट के लिए हम जो कन्वर्जन फैक्टर यूज करते हैं वो 2.3 से 2.4, और सेकेंडरी एफ्लुएंट फिल्टर्ड विद ग्रेनुलर मीडियम डेप्थ फिल्टर उसके लिए यूज करते हैं हम 1.3 से 1.6। इससे एक रीजनेबल जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना कि रॉ वेस्ट वाटर और अनट्रीटेड वेस्ट वाटर के केस में कोई भी इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं है। नेक्स्ट है कलर। Historically, the term condition was used along with composition and concentration of described wastewater। जो है कंडीशन हम यूज करते थे पहले, आजकल कलर यूज कर लेते हैं, लेकिन कंडीशन यूज करते थे। उसमें कंडीशन में क्या था, एज ऑफ वेस्ट वाटर, और जो है उसको निकालते थे हम कलर और ऑर्डर की हेल्प से, जो हम एज निकालते थे वेस्ट वाटर की। तो जो है फ्रेश वेस्ट वाटर है वो जो लाइट ब्राउनिश ग्रे कलर का होता है फ्रेश वेस्ट वाटर। जैसे जैसे टाइम बीतता है जो है उसमें एनारोबिक कंडीशंस डेवलप होती। क्यों होती है एनारोबिक कंडीशन, जो कि वेस्ट वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम, जो है बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट रहते हैं, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर पाए। तो जो है डिजोल्व ऑक्सीजन कम होती है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन जो है कंज्यूम हो जाती है। जैसे जैसे कंज्यूम होती है तो फिर उसके बाद जो है एनाएरोबिक कंडीशन डेवलप होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले कलर जो है ग्रे होता है, ग्रे से फिर डार्क ग्रे होता है, और फिर अल्टीमेटली जो है ब्लैक हो जाता है उसका कलर। जब कलर ब्लैक हो जाता है तो वेस्ट वाटर को हम ऑफन डिस्क्राइब्ड एज सेप्टिक, सेप्टिक जो है वेस्ट वाटर को डिस्क्राइब करते हैं जब उसका कलर ब्लैक हो जाता है। ये केस जो है वेस्ट वाटर में डोमेस्टिक वेस्ट वाटर पे अप्लाई करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में केस जो है डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वहां पे कलर जो इंड्यूस होता है वो डिफरेंट मेटेलिक सल्फाइड्स के कारण होता है। वो बिल्कुल फ्रेश इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में ब्लैक भी हो सकता है, डार्क ग्रे भी हो सकता है और ग्रे भी हो सकता है। तो हम उसको नहीं डिफाइन कर सकते। और कलर जो है वो डिफरेंट कलर का भी हो सकता है, मीन्स येलो भी हो सकता है या फिर रेड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री में किस चीज की इंडस्ट्री है, कैसा क्या यूज करते हैं। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिटेंस।
एब्जॉर्प्शन किसी भी सॉल्यूशन का मेजर करते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट ऑफ specified wavelength that is absorbed by the constituent in a solution। जब किसी भी सॉल्यूशन से हम एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट पास करते हैं वो कितना एब्जॉर्ब होती है और कितना ट्रांसमिटेंस मतलब पास हो जाती है। एब्जॉर्ब मतलब कितना वो जो पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेता है। यूजुअली जो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करते हैं और वेवलेंथ हमारी 254 नैनोमीटर होती है और जो पाथ होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर। एब्जॉर्बेंस जो फॉलो करती है बीएस लैम्बार्ट लॉ जो है। ये पैरामीटर भी वैसे यूज होता है एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस। एब्जॉर्बेंस जो है कई बार हम यूज करते हैं, जैसे खासकर हम डिसइंफेक्शन करते हैं, अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन करते हैं तो उसमें मैटर करता है, या ऑनलाइन मॉनिटरिंग हम किसी सिस्टम की करते रहते हैं और एक फिक्स जो है एब्जॉर्बेंस जो है फ्लुएंट की निकलती रहती है। जैसे उसमें चेंज होता है तो हमें आइडिया लग जाता है कि कुछ न कुछ जो है एफ्लुएंट में गड़बड़ हुई है। तो जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं जो वाटर करेक्टरिस्टिक्स दैट इफेक्ट द परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। कौन कौन से जो है जो करेक्टरिस्टिक्स एफ्लुएंट को जो है या वेस्ट वाटर को या उसकी जो है एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस उसको जो है अफेक्ट करते हैं। उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कॉपर आयरन, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ऑर्गेनिक डाइज, ह्यूमिक सब्सटेंस, एरोमेटिक कंपाउंड सच एज बेंजीन या टोल्यूइन, या फिर स्मॉल कोलाइडल पार्टिकल जो है जिनका साइज जो है 0.45 mm से कम है। ये mm नहीं, ये माइक्रोमीटर होगा, सॉरी फॉर दैट, शायद ये माइक्रोमीटर होगा, ये ऑटोमेटिक शायद ऑटो करेक्शन हो गया। तो उसके बाद जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट वाटर है और इसकी एब्जॉर्बेंस है। प्राइमरी जो है वेस्ट वाटर आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट, आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, आफ्टर नाइट्रिफाइड सेकेंडरी, फिल्टर्ड सेकेंडरी, माइक्रो फिल्ट्रेशन या रिवर्स ऑस्मोसिस। सो ये एब्जॉर्बेंस है। वैसे हम ऑनलाइन जैसे मॉनिटरिंग करते हैं और ये ऑनलाइन एब्जॉर्बेंस अगर चेक कर रहे हैं और हमारे पास स्पेसिफाइड, हमें पता हमारी इंडस्ट्री से कितना जो है वेस्ट वाटर अलग अलग जो है यूनिट के बाद कितनी एब्जॉर्बेंस का वेस्ट वाटर निकला। अगर उसमें सडन चेंज होता तो हमें आइडिया लग जाता कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई या कोई यूनिट काम अच्छे से नहीं कर रही। उसके बाद टेम्परेचर है। जो है वेस्ट वाटर का टेम्परेचर जो कॉमनली क्या रहता है, वेस्ट वाटर का टेम्परेचर वो हाइयर देन द लोकल वाटर सप्लाई की टेम्परेचर से ज्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, जो है वेस्ट वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है या वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है जो वो होती है मच ग्रेटर देन एयर से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। इसलिए देखा गया है कि वेस्ट वाटर का टेम्परेचर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हाइयर होगा वो लोकल एयर टेम्परेचर से। ठीक है। ये मतलब जो है अगर सर्दी है, सर्दी में तो हाइयर चांसेस मतलब हाइयर परसेंटेज चांसेस हैं कि वो जो है वेस्ट वाटर का टेम्परेचर एयर से ज्यादा होगा। लेकिन जो है समर मंथ में ऐसा हो सकता है कि जो है एयर का टेम्परेचर ज्यादा हो और वेस्ट वाटर का टेम्परेचर कम हो। क्या क्या टेम्परेचर के जो है इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं। इट अफेक्ट्स ऑन केमिकल रिएक्शन रेट्स, एक्वेटिक लाइफ्स एंड सुटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर बेनिफिशियल यूज। केमिकल रिएक्शन जो है जो भी वेस्ट वाटर में होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, रिएक्शन रेट भी, और एक्वेटिक लाइफ जो है वेस्ट वाटर में रहती है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ऑक्सीजन इज लेस सोल्यूबल इन वार्म वाटर। डिजोल्व ऑक्सीजन जो होगी वार्म वाटर में कम होगी इन कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में ज्यादा होगी। हाइयर टेम्परेचर कैन फोस्टर द ग्रोथ ऑफ अनडिजायरेबल वाटर प्लांट्स एंड वेस्ट वाटर फंगी। वेस्ट वाटर फंजाई होगी या वाटर प्लांट्स होगी वो ज्यादा होंगी, उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा वेस्ट वाटर। उसके बाद है सडन चेंज इन टेम्परेचर कैन रिजल्ट इन हाई रेट ऑफ मोर्टेलिटी ऑफ एक्वेटिक लाइफ। अगर कोई भी डिस्चार्ज करता है टेम्परेचर, कोई वेस्ट वाटर डिस्चार्ज करता है किसी वाटर बॉडीज में जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है,
तो उसमें क्या रहेगा कि उसमें चांसेस हैं कि अगर सडन चेंज होता है तो उसमें मोर्टेलिटी होने के चांसेस है। एक्वेटिक लाइफ जैसे फिश है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं या मैक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं या अदर टाइप ऑफ एक्वेटिक लाइफ रहती है वाटर में, चांसेस है कि उसकी डेथ हो जाएगी। फिर है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है तो एरोबिक डाइजेशन और नाइट्रिफिकेशन जो है वो स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप का मतलब ये है नहीं कि 49 पे वर्क करेंगे, मतलब ये है कि ऑप्टिमम 25 से 35 डिग्री है। 35 डिग्री से जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे जो है बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है कम होती चली जाएगी। 50 डिग्री पे ये बिल्कुल बंद हो जाएंगे। टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स टू अबाउट 15 डिग्री, जब 15 डिग्री सेल्सियस पे जो है ड्रॉप हुआ टेम्परेचर या 15 डिग्री से कम जाएगा तो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे। मीथेन जो हम प्रोड्यूस करते हैं जो कि एनाएरोबिक जो डाइजेशन में मीथेन प्रोड्यूस की जाती है तो जो है इनएक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद है अगर 5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तो ऑटोट्रोपिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो भी काम करना बंद कर देंगे। अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तो जो कीमो एट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है जो कि कार्बोनेसिस मटेरियल पे जो है एक्टिंग करते हैं, कार्बोनेसिस मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, वो जो है इनएक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हम मेजर करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। इससे हम एबिलिटी मेजर करते हैं किसी भी जो है किसी भी वाटर सैंपल या सॉल्यूशन से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। स्पेसिफिकली जो है रीयूज हम वाटर करते हैं वो जो है कंडक्टिविटी स्पेशली मेजर करते हैं हम टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए वाटर सुटेबल है या नहीं। उसके बाद कुछ रिलेशनशिप जो है कंडक्टिविटी से हम जो है निकाल सकते हैं। ये टीडीएस है, टीडीएस निकालते हैं हम इसी इसी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी माइक्रोसीमेन पर सेंटीमीटर इसकी यूनिट होती है और ये जो है फैक्टर होता है, कन्वर्जिंग फैक्टर या जो है कांस्टेंट जो भी आप बोल सकते हैं, 0.55 से 0.70। तो ये जो है फैक्टर, पहले तो बात है कि जरूरी नहीं कि काम करे रा वेस्ट वाटर और हाई स्ट्रेंथ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। ठीक है, ये रिलेशनशिप जो है रा वेस्ट वाटर और हाई स्ट्रेंथ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के लिए जरूरी नहीं है कि काम करे, लेकिन जो है फ्रेश वाटर है या वैसा ट्रीटेड वाटर है उसमें हम इस जो है इस रिलेशनशिप का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से हम एस्टिमेट कर सकते हैं आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। आयोनिक स्ट्रेंथ जो है किसी सॉल्यूशन की हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।